चीनी 250 रुपए से ऊपर जाने का खदशा है। सस्ती चीनी बेचने और महंगी खरीदने का मामला IMF के रडार पर आ गया। आवाम के लिए मशवरा है कि वो आंसू बहाते रहें और लहू के घूंट पीते रहें। तो जब तक लोग छित्तर खाते रहेंगे, छित्तर पड़ते रहेंगे। जिनकी जेब से 90 अरब रुपए निकले, अगर उनको तकलीफ नहीं है तो अगले साल फिर यही होगा। मजीद महंगा करके आवाम की जो है चमड़ी निकालते हैं। हमारी जान ही है जो सस्ती है, हमारा खून ही है वो सस्ता है। बाकी दिन ब दिन रोजाना हर एक चीज पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में चीनी हो रही है। हुकूमत ने बहरान से निपटने के लिए चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया था, मगर अब IMF ने इंपोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीनी की दरामद का फैसला वापस होने का इम्कान है। लेकिन हकीकत यह है कि बहरान मसनूई तौर पर पैदा किया गया। पहले बरामद करके किल्लत पैदा की गई, अब दरामद करके मखसूस हलकों को फायदा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत जब तक आम आदमी की नहीं होगी, हुकूमत होती नहीं। ये जमहूरियत है ही नहीं। हम बेशर्म और ढीठ लोग हैं जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जमहूर है का मतलब है अवाम। अपने आप पे शर्म आती है। जमहूरियत अवाम, रियाया को अवाम कहते हैं। ये क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन नजर आ रही है पूरी रियासत में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल ओनरशिप है ही नहीं इस क्राइसिस की। कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर जो मौजूद भी हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इसको हर हाल में बचाना है। अगर ये डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे, इसको छोड़कर नहीं भागेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान में हमको ऐसे लोग नहीं मिल सकते? क्या ऐसे गवर्नर नहीं मिल सकते? सोचिए, चीन पाकिस्तान को तो अब तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का ही तोड़ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से आखिर वो कैसे निपटेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार से छत विक्षत हो गया था, वो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का सामना कहां से करेगा? अगर इस वक्त इस क्राइसिस, इस फितने को हैंडल नहीं किया गया तो भारत की जानिब से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जो दूसरा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, उसमें हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा कि हमारी पुष्ट इस वक्त गैर महफूज है। हमारे एयर बेसेस, हमारे कॉन्वॉयज, हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट्स, वो सब गैर महफूज हैं, चूंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खवारिज जहन्नुम के कुत्ते इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत ने हमला करने से पहले अपनी तमाम मुक्ति वाहिनियों को एक्टिवेट कर दिया है, जिस तरह उसने मशरकी पाकिस्तान में किया। भारत अखंड भारत की बात कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की मुसलमान फौज पर क्या पाबंदी है? क्यों शर्माती है ये कहते हुए कि अल्लाह ने हमको गज़वा हिंद की फौज बनाया है कि जो गज़वा हिंद भी लड़ेगी और जहन्नुम के कुत्तों खवारिज के खिलाफ भी। सबसे ताकतवर बयानिया पाकिस्तान आर्मी के पास ये है, और इस वेपन को, इस स्ट्रेटेजिक नैरेटिव वेपन को आप डिप्लॉय नहीं कर रहे। पूरा इंडिया दहशतज़दा है कि पाकिस्तान आर्मी गज़वा हिंद करना चाहती है। तमाम जहन्नुम के कुत्ते जलील होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इनको खवारिज कहती है। लेकिन जो सबसे पावरफुल नैरेटिव है, जो हमारा सबसे स्ट्रेटेजिक वेपन है, उसको पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय नहीं करना चाह रही। अब ये हैं वो रीजंस जिनकी वजह से 20 साल से हम मार खा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये फितना खत्म होने का नाम नहीं लेता। हमने BLA का नाम ही रखा है फितना हिंदुस्तान, तो फिर हिंदुस्तान को जवाब हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं दिया जा रहा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता अब तक के सभी भारतीय मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा है। इसे एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDH-CM नाम दिया गया है। इस मिसाइल को DRDO ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत की सबसे महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने अभी ही अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का दम रखते हैं। अभी तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी, तो भारत एक चौथा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता है। भारत के पास पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऑलरेडी मौजूद थी भारत के पास, बट अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे कई सारे देशों को डर लगना शुरू हो गया है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान बहुत आगे हैं। और पाकिस्तान वालों को तो ये लग रहा है कि हम अपना देश तो चला नहीं पा रहे हैं, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से हम कैसे ही बचेंगे, क्योंकि इनको तो हर हाल में भारत से मुकाबला करना और भारत से ही इनकी तुलना करनी है। लेकिन इनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो IMF के कर्जे पे ही पल रहा है, तो ये क्या ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे। सर, क्या हमें बताइएगा कि अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
इतनी मायूसी फैलाई जा रही है और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 60-70% इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, पुलिस और एफसी के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहे हैं अगर वो छुट्टी पे या खाली हाथ या फैमिली के साथ उन इलाकों से गुजरने की कोशिश करें तो। ये एक कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर है स्टेट का, स्टेट पॉलिसीज का। आज हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या वजह है कि अभी तक हमको इस जंग की कोई एंड स्टेट नजर नहीं आती। हमें यह नजर नहीं आ रहा कि इसकी टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक मुसलसल जंग है, एक मुसलसल कत्लेआम है, एक मुसलसल दहशतगर्दी है, लेकिन पूरी रियासत को समझ ही नहीं आ रहा कि इस फितने का मुकाबला कैसे करना। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब भारत के अंदर सिख मजामत भड़कती है और कश्मीरी तहरीक आजादी भड़कती है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। तो हमें किस बात ने रोका हुआ है? अब जबकि जंगें शुरू हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो अभी तक हमने सिख तहरीक आजादी को पूरी तरह भड़का कर उस तरह का आतिशफिशा क्यों नहीं बना दिया जैसे उन्होंने बलूचिस्तान या खैबर के अंदर हमारे खिलाफ बनाया? अब तक कश्मीर की तहरीक आजादी भड़क कर एक और आतिशफिशा क्यों नहीं बन गई? अब तक हमने नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स और नक्सलाइट्स मिलकर पूरे भारत को आग क्यों नहीं लगा दी? यही हमारी वो पॉलिसी ब्लंडर्स हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिसिजन और कंफ्यूजन है कि जिसकी सजा हम काट रहे हैं एक रियासत की हैसियत से। हर फैसला चंद माफियाज के मुआशी मफादात की हिफाजत करना हो और अवाम को सिर्फ महंगाई, सब्सिडी का बोझ और वादे मिले तो फिर हुकूमत का इख्तियार कहां पर होता है? आपको पता है गंदम कुछ अर्सा पहले एक वजीर आजम ने फैसला किया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे गंदम। उसमें कौन कौन शामिल था? वजीर आजम साहब थे, कैबिनेट थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, आड़ती थे और ताजर थे। ये है वो ग्रुप, ये वो किरदार हैं जिन्होंने, और फिर उन्होंने उसको इंपोर्ट किया। अब ये जो चीनी का भी यही मामला, आपने सब कुछ तो बता ही दिया कि क्या कुछ ये चीनी वाले कर रहे हैं। एक और चंद चीजें आप में ऐड कर दूं कि क्या है, ये क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? आपको पता है एक्सपोर्ट किधर करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, इनके गोडाउन्स बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं। ये जो सरहद है ना हमारी, ईरान वाली तो शायद ना हो, वहां बलोचिस्तान में हालात खराब है। ये जो फ्रंटियर वाला जो हमारा इलाका है सरहद का, और इवन इन बलोचिस्तान, ये जो गंदम खास तौर पे और चीनी खास तौर पर, ये इन्हीं जगहों पे, और कहते हैं कुछ लोग कहते हैं चीनी असल में उधर भी नहीं जाती, इनके गोदामों में रहती है, पेपर पे एक्सपोर्ट होती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आला तरीन तरीका है कि आप खाम में घर बैठे डॉलर कमा रहे हैं, सिर्फ कागजों पे दिखा रहे हैं कि आपने शुगर एक्सपोर्ट की है। कीमत कम हो जाती है, आप मार्केट में, आप ये रसद का काम नहीं है, क्या आपने कहा था तलब और रसद, उसी का ही काम है। रोक ली, जखीरा अंदोजी कर दी, कीमतें चढ़ गई, उसी गोदाम से का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी गोदाम से वही चीनी जो है वो मार्केट में अब महंगे दामों 125 के ऊपर एक्सपोर्ट हुई थी जब काम शुरू हुआ था। आज 165 हुकूमत ने कहा है कि एक्स मिल रेट होगा जी। कोई खरीदेगा 165 पे तो मैं देखूंगा, उसके ऊपर तो 18% टैक्स लगेगा। अभी आप 200 पे ही जाएंगे लेने के लिए। यही कमाल है तलब और रसद का जिसके साथ ये सब, तो ये माफिया है, इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है।